Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 17। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए www.magnetbrains की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको पूरा चैप्टर, उसके एक्टिविटीज और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। अब बारी आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, ठीक है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए, फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। लाइफलाइन क्यों है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन देती है, क्योंकि हमें फ्लूड से बचाती है, क्योंकि ये हमारे एनिमल्स को शेल्टर देती है, हमें बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, इसलिए ये हमारे लिए एक लाइफलाइन है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारा जो लाइफ सिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बोली है ना, ये सब हम किसमें कंप्लीट कर चुके हैं? हमारे चैप्टर में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे रिवाइज करके आइए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सॉल्व है करना आसानी से तो ज़रूरी है कि एक रिवीजन। चलिए, तो आप रिवाइज अगर कर चुके हैं तो हम चलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज। देन हम चलेंगे शॉर्ट आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ग्रीन लंग्स? ग्रीन लंग्स की तरह कौन काम करता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट, किचन गार्डन्स, ग्रीन हाउस गैसेस। आप सबको पता है कि जो फॉरेस्ट है उन्हें हम कहते हैं हमारी अर्थ के लंग्स, और क्योंकि उसमें ग्रीनरी होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इसलिए उसे कहा जाता है फॉरेस्ट को कहा जाता है ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, सो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि प्लांट जो है हमारे फॉरेस्ट के वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स एंड हेल्प टू मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहा जाता है ग्रीन लंग्स। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू फर्स्ट कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको करते हैं क्लियर। Bujo visited a forest near his town with his classmate and his teacher. Bujo आपका फ्रेंड वो कहाँ गया? वो गया फॉरेस्ट में अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी टीचर के साथ। As they were entering the forest, their class teacher told them not to make noise in the forest as noise could disturb. जैसे ही आप जंगल में जाते हो तो आपकी जो टीचर है ना, आप जब जंगल में जाएंगे आप टीचर्स के साथ, तो वो आपको कहेंगे शांत रहिए, आवाज़ नहीं करिए, नॉइस नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि इनकी वजह से क्या बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, या एनिमल्स डिस्टर्ब होंगे, या बर्ड एनिमल दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, या प्लांट डिस्टर्ब होंगे। हमारा जो आंसर है वो है कि बर्ड एंड एनिमल्स दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आप नॉइस करते हैं तो। या तो वो डर जाएंगे, छिप जाएंगे, उसकी वजह से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी डरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बर्ड एंड एनिमल्स दोनों को ही डिस्टर्ब होता है, इसलिए शांति से जाएं जब भी फॉरेस्ट में जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which among the following forest animal is the smallest? इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो सबसे छोटा है? फॉक्स, बोर, बाइसन और पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन जो है वो सबसे छोटा होता है। क्या आपने देखा होगा पॉर्क्यूपाइन कैसा होता है? इसके ऊपर पाइन की तरह से नुकीली से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, उसकी फरी बॉडी होती है लेकिन नुकीली सी, छोटा सा होता है ऐसा, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन देखिए, अगर सर्च करेगा आपको मिलेगा। तो पॉर्क्यूपाइन जो है वो इन सभी में सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन में सबसे छोटा पॉर्क्यूपाइन है। ओके, तो क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Which of the following has the strongest stem? इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टेम किसकी होगी? एक ट्री की, क्रीपर की, क्लाइंबर की, या बुश की? क्रीपर क्लाइंबर की तो नहीं होगी, बुशेस की भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर देखी जाए तो ट्री की होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्री, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that which of the following is not prepared from the wood obtained from the forest? इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि वुड से नहीं मिलती, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिल रही है?
पेपर, थर्माकोल, मैचस्टिक्स या प्लाईवुड। वेल, पेपर को हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलता है, मैचस्टिक्स भी और प्लाईवुड भी। थर्माकोल एक केमिकल रिएक्शन पॉलीस्टीरीन से बनने वाला मटेरियल है, इसीलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो थर्माकोल होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको नेचुरली फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से मिलती है, लेकिन थर्माकोल नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप समझ में आया गया हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Which of the following is not the name of tree? आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि ट्री का नाम नहीं है। टीक, सेल, पॉर्क्यूपाइन या कचनार। वेल, टीक, सेल और कचनार जो है ये सभी ट्रीज के नाम हैं, बट पॉर्क्यूपाइन क्या है? हमने अभी आपको बताया था, पॉर्क्यूपाइन एक छोटा सा एनिमल है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जो सभी ऑप्शंस हैं वो ट्री का नेम्स हैं, बट पॉर्क्यूपाइन इज द नेम ऑफ एनिमल। ओके, सो इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पिक द ऑप्शन विच गिव्स द नेम ऑफ ट्री एंड एन एनिमल। इसमें आपको अलग अलग नाम दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन में एनिमल और ट्री दोनों के नाम हैं। किसके? एनिमल का भी है और ट्री का भी है। सो देखते हैं। सेमल एंड हॉर्नबिल, सेल एंड खेर, चिंकारा, ब्लूवेल, नीम एंड पलाश। वेल, सेल और खैर ये भी क्या है? पेड़ के नाम है। चिंकारा और ब्लूवेल जो है वो एनिमल्स के नाम है। नीम और पलाश दोनों ही ट्रीज के नाम हैं। तो यहाँ पे जो सेमल है वो ट्री का नाम है, जिसमें प्यारे प्यारे पिंक कलर के फ्लावर या ऑरेंज कलर के फ्लावर आपको दिखते हैं। ठीक है, और हॉर्नबिल जो है वो एक बर्ड है, ठीक है, जिसकी ऐसी चोंच होती है लंबी सी प्यारी सी। ठीक है, तो ये हॉर्नबिल और जो है वो एक एनिमल है और सेमल जो है वो एक ट्री है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following products is not obtained from forest? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि फॉरेस्ट से नहीं मिलती है? ठीक है, सो हनी, कैचेस, गम एंड जिंजर। वेल, ये जो बाकी की चीजें हैं वो सभी आपको, ठीक है, कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है, लेकिन जिंजर जो है ना वो जनरली फॉरेस्ट में नहीं मिलता। इसको आप कहाँ देखोगे? एग्रीकल्चरल लैंड पर देखोगे या घर के आसपास आप घरों में इसको लगाते हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंजर। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टेम। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम, ये हो गया ब्रांची पार्ट, राइट। ठीक है, द ब्रांची पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट, इस पार्ट की। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन, कैनोपी, सैपलिंग या हम्स। वेल, हम्स तो नहीं होता है, ये तो डिकम्पोजिशन के बाद बनता है। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे से पौधे। कैनोपी मतलब होता है कि जो इनका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये सभी ट्रीज का मिलकर के ये जो बनाते हैं, इस को कहते हैं कैनोपी, रूफ टाइप स्ट्रक्चर। तो जो सबसे अपर पोर्शन है इसकी बात करी जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्राउन, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसमें फॉरेस्ट जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका आपको आंसर देना है। प्रोवाइडिंग मेडिकल प्लांट्स। वेल, मेडिकल प्लांट्स तो हमें मिलते ही है फॉरेस्ट से, तुलसी, नीम, आंवला, ये सभी, बेल, ये सभी आपको मिलते हैं। मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम्स, क्रिएटिंग फ्लूड कंडीशंस, एब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड मेंटेनिंग वाटर टेबल। वेल, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन कह रहा है मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स में पानी के फ्लो को मेंटेन करने का काम क्या फॉरेस्ट करते हैं? तो जी हाँ, करते हैं। क्रिएटिंग फ्लूड कंडीशन, क्या ये बाढ़ आने की कंडीशन बना देते हैं? जी नहीं, ये तो बाढ़ से बचाते हैं। एब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड मेंटेनिंग द वाटर टेबल, यस, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और नीचे जो सतह के अंदर, जो ग्राउंड के अंदर पानी होता है, उसके पानी को मेंटेन करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रिएटिंग फ्लूड कंडीशन, क्योंकि फॉरेस्ट फ्लूड कंडीशन को नहीं क्रिएट करते। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। इस तरह से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पास। वेल, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा, पहली ने पूछा है, पहली वाइल मूविंग इन अ फॉरेस्ट,
पहली फॉरेस्ट में घूम रही थी, forest observed that there was no noise pollution though lots of heavy vehicle were passing from the nearby highway. Explain why. पहली while moving in the forest observed that there was no noise pollution though lots of heavy vehicles were passing from the nearby highway. Explain why. Well, पहली क्या है, जंगल के अंदर गई, हाईवे के पास था वो जंगल। अब वो जंगल के अंदर गई तो उसने सोचा यार यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हाईवे से तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, ऐसा क्यों? सो ट्रीज इन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द साउंड ऑफ द नियर बाय एरिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ट्री क्या करते हैं, आसपास के एरिया का जो साउंड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं and help to reduce noise pollution. Hence, Paheli, while moving in a forest, did not feel noise of heavy vehicle passing from the nearby highway. देखिए क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ना इतने घने होते हैं, ठीक है, कि उनसे जो आवाज़ है ना वो आगे की तरफ साउंड इफेक्ट जो है वो आगे नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से आप जब जंगल में जाएंगे तो आपको सिर्फ जंगल के जो प्यारी प्यारी से एनिमल्स की या फिर इंसेक्ट्स वगैरह की आवाज़ है ना, या बर्ड्स की आवाज़ है वही आएगी, हैवी व्हीकल की आवाज़ बहुत ही लाइट आएगी। ठीक है, चलिए, सो ट्री जो है वो क्योंकि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड, तो इसी वजह से आपको जंगल में आवाज़ नहीं आती, और पहेली के साथ भी यही हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, अगर गलत है तो करेक्ट क्या होना चाहिए ये भी बताना है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। जो फॉरेस्ट है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं और एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट है जो कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, वाटर साइकिल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और हमारा जो क्लाइमेट है वो ठंडा या गर्म हो सकता है फॉरेस्ट के होने से और उसके ना होने से। ठीक है, in a forest, trees form the uppermost layer, followed by herbs, the shrubs from the lowest layer of the vegetation. जो वेजिटेशन की प्रोसेस होती है फॉरेस्ट में, उसमें सबसे uppermost layer आपके ट्रीज की होती है, फिर हर्ब्स होते हैं, फिर shrubs होते हैं। तो ये सही है या नहीं, देखते हैं। पहले सही है, द फॉरेस्ट कीप्स गोइंग ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट। जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं और रीजनरेट हो सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, और जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो ट्रू है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में मैंने कहा था कि भाई गलत है या सही है, इस पर डाउट है हमें, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जो हमारा जो फॉरेस्ट है, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर्स फॉलोड बाय द श्रब्स, हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो हर्ब्स हैं, ठीक है, वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है श्रब्स के बाद की। ठीक है, एंड बाकी की दो स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल भी ट्रू है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बढ़ते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं और रीजनरेट होते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो हमारे सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये चेंजेस करना था कि हर्ब्स जो है वो लोएस्ट लेयर होती है और श्रब्स उसके ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको 12 समझ में आई होप आ गया होगा। फॉल्स सिर्फ सेकंड था, बाकी सारे ट्रू थे। पहली रॉट अ फूड चेन इन द फॉलोइंग वे। अब उसने बनाया फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट्स, ग्रास, स्नेक। उसने गलत फूड चेन बनाई है, साफ समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को खाएंगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाएंगे फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को कौन खा जाएगा, ईगल। तो ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर फूड चेन, कुछ इस तरह से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। गिव नेम ऑफ एनी 4 बर्ड्स विच यू एक्सेप्ट टू सी इन अ फॉरेस्ट। वेल, आपको इनमें बताना है कि जो आपको जंगलों में मिले, है ना, आसपास तो आपको बहुत सारी स्पैरोज वगैरह ये सब देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन जो जंगल में मिलती हैं वो कौन सी है, तो यह है जंगली कौवा या जंगल क्राउ, ठीक है, फिर है मायना, फिर किंगफिशर, कोयल एंड हॉर्नबिल। ये सभी ऐसे पक्षी हैं या ये सभी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि हमें कहाँ मिलती हैं, जो कि हमें जंगलों में या फॉरेस्ट में मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो जंगलों में जाएं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो बर्ड वॉचिंग होती है। बर्ड वॉचिंग जब आप करेंगे ना तो आपको ये सारी तरीके की बर्ड्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आप आसपास के एरिया में आपको ज़रूर एक ना एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से वो बर्ड वॉचिंग कराते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादातर बर्ड्स देखने को मिल सकती हैं।
चलिए, सो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप 15 है, टू फ्रेंड्स शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ देयर वेकेशन ट्रिप टू टू डिफरेंट फॉरेस्ट। दो फ्रेंड थे जो कि अपने मतलब दोनों ही अलग अलग वेकेशंस पे गए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट को देखा। डू यू थिंक दे वुड हैव सीन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रिप्स? और आपको इसका रीज़न बताना है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या सेम तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा? तो वेल आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिपेंड करता है कि वो किस क्लाइमेट कंडीशन में गए होंगे। और दूसरी चीज़ कि हर फॉरेस्ट एक जैसा नहीं होता, हर फॉरेस्ट अलग अलग होता है और उन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सो नो, दे वुड नॉट हैव सीन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उन्होंने एक तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं देखा होगा। क्यों? दिस इज सो बिकॉज क्लाइमेट कंडीशंस इन द टू फॉरेस्ट वुड वेरी, क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं हर फॉरेस्ट की वो वेरी कर सकती हैं, ठीक है, लीडिंग टू वेरिएशन इन द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड देयर। तो इस तरीके से अगर क्लाइमेट पे वेरिएशन होता है तो फॉरेस्ट डिफरेंट तरीके के होते हैं, फॉरेस्ट डिफरेंट तरीके के होंगे तो उसमें रहने वाले एनिमल्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई कोल्ड एरिया है, कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ पर ठंडा क्लाइमेट है, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से ट्रीज़ होंगे, ऐसे कोनिकल शेप के ट्रीज़ होते हैं। वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे पोलर बियर्स है या फिर ऐसे फरी जिनका बॉडी होता है, वो एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। रेगिस्तान का एरिया है, रेगिस्तानी डिजर्ट है या फिर उसके आसपास कोई जंगल अगर है तो वहाँ कुछ अलग तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होता है तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं या फिर एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। सो ये गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अ बंच ऑफ सीडिंग्स वर सीन स्प्राउटिंग ऑन अ हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। हाउ डू यू थिंक इज द सीडिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द एनिमल डंग? ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एनिमल्स जो डंग होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि काऊ डंग में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एनिमल डंग है उसमें प्लांट को ग्रो करने के लिए मतलब वो हेल्पफुल होते हैं। सो सीड्स स्प्राउट और जर्मिनेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो सीड्स हैं, ठीक है, जो कि या स्प्राउट्स है, वो कब जर्मिनेट होते हैं? ये तभी जर्मिनेट होते हैं जब सॉइल में मॉइस्चर हो, ठीक है। सीड्स प्रेजेंट ऑन एनिमल डंग जर्मिनेट बिकॉज दे रिसीव्ड एडवेक्वेट मॉइस्चर फ्रॉम द एनिमल डंग, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं, सीड्स को खाते हैं, ठीक है, या जो भी फ्रूट को खाते हैं तो उसमें सीड्स उनके डंग के थ्रू निकलता है बाहर की तरफ वेस्ट के फॉर्म में। तो वहाँ पर क्या होता है, उनके डंग में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो इस मॉइस्चर की वजह से जो सीड्स है ना वो वहीं जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडिंग is supported by the nutrients provided by the animal dung, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका जो एनिमल है वो जो प्लांट है वो और इसलिए अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है क्योंकि जो एनिमल डंग है ना उसमें भी कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वो क्या है, वेस्टेज है, ठीक है, वो भी डिकम्पोज होकर के निकला हुआ वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि उनके वेस्ट में भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और जिसकी वजह से जो सीड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे से प्लांट में, राइट। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको मैच द कॉलम बनाना है। डिकम्पोजर्स, कैनोपी, पॉर्क्यूपाइन, हम्स एंड फॉरेस्ट, ये पांचों जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो डिकम्पोजर्स क्या होगा, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड एनिमल, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, ठीक है। कैनोपी क्या होगा आपको इसमें से बताना है। सो कैनोपी जो है एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा आपका 5th ऑप्शन जो कि है ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम्स क्या है, हम्स है आपके डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। हम्स क्या होता है, डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड फॉरेस्ट क्या है आपका, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो जो आपके फॉरेस्ट है वो किसके लिए हैबिटेट है, आपके वाइल्ड लाइफ के लिए, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देख लेते हैं सही है कि नहीं हमारा ऑप्शन, तो ए का होना चाहिए था आपका 3rd, तो वो सही है। डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी जो कि मदद करते हैं डिकम्पोजिशन में और बनाते हैं हम्स। तो हम्स क्या है, डेड प्लांट एंड एनिमल के टिश्यूज है, ठीक है। कैनोपी क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ,
जो आपके ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज की, वो सब मिलके एक तरीके की रूफ बना लेती है जिसको कैनोपी कहते हैं। और हम तो बता ही चुके हैं अपन, पॉर्क्यूपाइन एक वाइल्ड लाइफ एनिमल है और फॉरेस्ट क्या है, हैबिटेट है फॉर हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो है डिफॉरेस्टेशन में लीड टू फ्लूड्स। वाई डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो क्यों ऐसा होगा कि फ्लूड बढ़ जाएगी। वेल आपको पता है कि जो जंगल हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो रेन वाटर को धीरे धीरे सीप करके क्या करते हैं, सॉइल जो है उसकी वो पर्कुलेशन के मेथड के द्वारा धीरे धीरे बूंद बूंद पानी को धरती के अंदर या फिर हमारी अर्थ के अंदर पहुंचाती है, जिससे वाटर टेबल इंक्रीज होता है और अंडरग्राउंड वाटर हमारा अच्छा अमाउंट में इंक्रीज होने लग जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन अगर करते जाएंगे तो फॉरेस्ट में कमी आ जाएगी। तो जो पानी है रेन वाटर का, जो कि आपकी ज़मीन में सोख करके आपके जो फॉरेस्ट है वो पहुंचा रहे थे, अब वो यहाँ वहाँ फैलना शुरू हो जाएगा, यहाँ वहाँ भरना शुरू हो जाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक हैवी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लो में ये आपके घरों तक पहुँच जाएगा और इसको हम फ्लूड कहते हैं। तो आंसर भी हमारा वही है। इन अ फॉरेस्ट रेन ड्रॉप्स डू नॉट हिट द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। फॉरेस्ट के फ्लोर को डायरेक्टली वो हिट नहीं करते। द कैनोपी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट interrupt the flow of raindrops so that rainwater fall on the leaves of the tree and then drift slowly onto the forest floor। वेल क्या होता है, कैनोपी बनी हुई रहती है, आपको मैंने बताया बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि एक रूफ बना लेते हैं जिसमें छोटे छोटे स्पेस होता है। अब जो पानी आएगा बहुत प्रेशर पर, तो वो डायरेक्टली फॉरेस्ट की सरफेस पे नहीं जाता, वो पहले कैनोपी पे पड़ेगा, वहाँ से उसकी लीव्स पे होता हुआ बहता हुआ धीरे धीरे उसके स्टेम से होता हुआ उनके रूट्स पर जाएगा और रूट से सॉइल के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के हमारे ग्राउंड टेबल के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए। सो thus the water does not collect and stagnate on the forest floor. This prevents फ्लूडिंग, ये इस तरह से ये प्रिवेंट करता है फ्लूडिंग को। डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लैंड। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इज डिस्टर्ब्ड विच मे लीड टू द फ्लूड्स। वेल अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जाएगा तो हमारा जो पानी है वो क्या होगा, इधर उधर फैलने लग जाएगा और वो फ्लूड के फॉर्म में कहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारे घरों तक। ठीक है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन को रोकना ज़रूरी है और इसकी वजह से क्यों बाढ़ आती है, आई होप आपको इस आंसर से समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। नेम एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट अदर देन वुड विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। वेल फॉरेस्ट से आपको वुड के अलावा और कौन सी चीज़ मिलती है ये आपको बताना है। सो आपको तारपिन, लेटेक्स, ऑयल, स्पाइसेस, रेजिन्स, गम, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो इसको क्लियर करते हैं। आई होप ये आंसर आपको मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 20। फिगर 17.1 शोज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। वे ये फॉरेस्ट का पार्ट है। राइट एनी 3 एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर। अब आपको बताना है कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे सन है, सन की मदद से आपको पता है कि क्या हो रहा होगा, ये जो पेड़ पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एनिमल हैं ये भी इस पेड़ पौधों से शेल्टर ले रहे हैं। आप देख रहे हो कि बर्ड जो हैं ये भी इस अपना जो नेस्ट है इन ट्रीज़ पर बना रही हैं। यहाँ से बारिश का एक सीन आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रीज़ है ये क्या कर रहे हैं, ये इस पानी को जो रेन वाटर है उसको सोख करके क्या कर रहे हैं, धरती के अंदर या अर्थ के अंदर पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर आपका इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ इस बारिश की मदद से जो आपके रिवर और पॉन्ड्स हैं वो भी भरते हैं और इस तरह से पानी बह रहा है। तो इससे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके दिमाग में और क्या क्या आ रही हैं आप देखिएगा। अब यहाँ पे पानी दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो रेन वाटर आएगा वो इसके रूट्स के मदद से हमारे अंडर वाटर चला जाता है। यहाँ पे आपको सॉइल दिख रहा है, ये सॉइल क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और पानी तक पहुँचाती है।
डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेड लीव्स दिख रही हैं। ये डेड लीव्स को डिकम्पोज करके जो आपके बैक्टीरिया या फिर फंगी होते हैं, ठीक है, या वॉर्म्स होते हैं, ये सब किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और डिकम्पोजर्स बना देते हैं, जो कि वापस से किस में मिल जाते हैं, सॉइल में एज अ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स किसी सॉइल को मिलता है और एक नया प्लांट वहाँ पर ग्रो कर जाता है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक बच्ची है जो कि प्लांट से मिलने वाले फ्रूट्स को खा रही है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब कि पूरा पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हो वो आपको नज़र आ रही हो, तो उसे ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अपन क्या किस तरह से आंसर देंगे। इस तरह से आप पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पिक्चर में जो हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट during photosynthesis. Decomposes are decomposing organic matter present on the forest floor and enriching the soil with nutrients which are taken up by the plants for the growth. So सारी चीज़ें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, वही आप इस आंसर में देंगे, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। वेल, पीपल से दैट नथिंग गोज वेस्ट एंड फॉरेस्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? आपको बताना है कि एक फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, क्यों? वेल, फॉरेस्ट की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट वर्क एज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इन अ नेचर। फॉरेस्ट जो है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हम ह्यूमंस को वहाँ पर जाकर के कुछ करने की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें किससे बचाना है, फॉरेस्ट को ह्यूमन से ही बचाना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, जिसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खुद ही सस्टेन करता है। Whatever is produced in the forest is utilized by different component of the forest and is naturally recycled. कोई भी चीज़ जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होती है ना, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट ही यूज़ कर लेता है और नेचुरली रिसाइकिल्ड भी वो फॉरेस्ट में ही हो जाता है, ठीक है। ऑल एनिमल्स, चाहे वो हर्बेरियर्स हो, कार्निवर्स हो, ओमिनिवर्स हो, सभी जो है अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, अपने फूड के लिए। हर्बेरियर ईट प्लांट, कार्निवर्स ईट हर्बेरियर्स, ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, देयर डेड बॉडी रिमेन्स आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, जब आपके एनिमल्स जो हैं जब वो मर जाते हैं या प्लांट जो डिके होकर के डेड बॉडी के फॉर्म में गिर जाते हैं, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल में, जिससे एक नया प्लांट फिर से ग्रो कर जाता है। तो इसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है। From the soil, these nutrients are absorbed by the roots of living plants, ठीक है। This called as the recycling of nutrients, due to which nothing goes waste in a forest. तो आपने देखा कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है, फिर वो बढ़ती जा रही है, जिसका यूज़ लोग दूसरे वाले एनिमल्स और प्लांट्स कर रहे हैं, फिर जब वो डेड हो जा रही तो उसका यूज़ भी हमारी सॉइल और दूसरे प्लांट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। बस वेस्ट इसमें क्या आ जाता है, आपके द्वारा फेंका गया प्लास्टिक। तो आप जब भी फॉरेस्ट जाएं तो आपको ना तो पॉलीथीन वहाँ पर थ्रो करनी है, ना ही कोई प्लास्टिक का सामान, आपको हर चीज़ वहाँ से लेकर के आनी है, ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को बहुत अच्छा चांस दे सकें, ठीक है, कि वो ग्रो करे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गिव एनी 4 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। Deforestation is the destruction of forest or large scale cutting of trees on a land. Destruction या कंस्ट्रक्शन तो समझते हैं किसी चीज़ का बनना, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय होना। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है डिस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट के, ठीक है। मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो फॉरेस्ट क्या होंगे, डिस्ट्रक्ट होंगे। The growing human population has been the primary cause of forest destruction. Humans clear the forest for the following purposes. Well, फैक्टर सबसे बड़ा क्या है फॉरेस्ट के घटने का, वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, वो ऐसे ही फोकट में तो करेंगे नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और खाने की और रहने की जगह सबसे ज़्यादा कम हो रही थी, तो उन्होंने फॉरेस्ट को कम करना शुरू कर दिया। तो भाई फॉरेस्ट को क्यों कम कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें, रोड बना सकें, बिल्डिंग्स मतलब वो क्या, हम लोग, ठीक है, हम रोड बना सकें, बिल्डिंग्स बना सकें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें, और फॉर एग्रीकल्चर पर्पस टू मीट इंक्रीज
इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड, और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी वो जंगलों को काट रहे हैं ताकि हम हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। तो डिस्ट्रक्शन का जो मेन कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है, और डिफॉरेस्टेशन हम इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। सो देर आर ऑल्सो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वेल, ये तो आपने ह्यूमन्स की प्रॉब्लम बताई। नेचुरल कॉजेज क्या है? जैसे फायर, फॉरेस्ट फायर ऑकरिंग ड्यू टू लाइटनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और बाय फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री। वेल, अगर फॉरेस्ट में आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, तो आग ह्यूमन की गलती से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक मेन रीज़न है वो है लाइटनिंग, ठीक है, जो आपके रेनी सीजन में जो बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से आग लग जाती है, या फिर जब जो लकड़ियां हैं जो सूख जाती हैं उनकी स्टैम्स, तो आपस में ब्रांचेस ट्रीज़ की, तो वो ब्रांचेस आपस में जब इस तरह से फ्रिक्शन करती हैं, रगड़ती हैं आपस में, तो वहाँ से आग लगने की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। एक बहुत सुंदर सा आपको फिगर दिख रहा है। ड्रॉ अ फिगर शोइंग 2 एनिमल्स, 2 बर्ड्स एंड अ फ्यू ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। वेल, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करिए, बहुत सुंदर सा कलर करिएगा, ताकि आप फॉरेस्ट की जो ब्यूटी है उसको एक डायग्राम के थ्रू बहुत सुंदर तरीके से बता पाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। ऑल द नीड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट आर फुलफिल्ड। जितने भी एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी नीड्स फुलफिल होती है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन अ फ्यू स्टेटमेंट। वेल, प्लांट्स एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट शो इंटरडिपेंडेंसी। जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल और एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ एनिमल प्रेजेंट हेयर। जितने भी प्लांट्स हैं वो एनिमल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और एनिमल्स जो है वो प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे प्लांट प्रोवाइड O2 टू एनिमल, मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स को देते हैं टू रेस्पिरेशन, उनके प्रॉपर रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर्बेरियस ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, कार्निवर्स डिपेंड्स ऑन हर्बेरियस फॉर फूड, ठीक है। अब देखिए, हर्बेरियस मतलब जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और मतलब ये प्लांट पर डिपेंडेंट हुए। कार्निवर्स जो हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? हर्बेरियस पर। वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि फूल पत्तियां खाते हों। तो इस तरह से आपने देखा कि पेड़ पौधों पर एनिमल्स डिपेंडेंट है और एनिमल एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू फॉरेस्ट एनिमल। ट्री जो है शेल्टर देते हैं। आप देखें मंकीज, जो बर्ड्स हैं, वो सभी उसी पर रहते हैं। हैंस वी कैन से दैट ऑल दीज नीड्स ऑफ एनिमल इन अ फॉरेस्ट आर फुलफिल्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं एनिमल्स की, वो फॉरेस्ट में ही पूरी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भाई फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो, तभी जा करके जितने भी एनिमल्स हैं वो सुरक्षित वहीं पर रह पाएंगे, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। फॉरेस्ट आर अवर लाइफ लाइन, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक पर बताना है। भाई लाइफ लाइन क्यों है ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल की मदद से, ताकि हमारा जो वाटर टेबल है वो भी इंक्रीज़ होता है, ग्राउंड वाटर इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ फ्लूड जो है उसके आने की कंडीशंस कम हो जाती है। और प्लांट या जो आपका ये जो पूरा फॉरेस्ट सिस्टम है ये क्लाउड फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ताकि अच्छी रेन हो, ठीक है। इसलिए जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरी, दूसरी चीज़ ये क्या क्या करता है, दूसरी चीज़ हमें क्या क्या देता है। वेल, फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे वुड, गम, मेडिकल फ्रूट्स या प्लांट्स या लेटेक्स, ये सभी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। द रूट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट बाइंड सॉइल पार्टिकल टुगेदर विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में मदद करता है, ठीक है, कि सॉइल इरोजन ना हो। मोर एवर द रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर विद द फुल फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट इन डिफरेंट लेयर इन अ फॉरेस्ट विच प्रिवेंट फ्लूडिंग। डायरेक्ट जो पानी है रेन वाटर का वो डायरेक्ट सरफेस पे नहीं पड़ता, आपको पता है कैनोपी से टकराता हुआ जाता है, तो उसका फोर्स कम हो जाता है। बहुत तेज़ी से ना आकर के पहले कैनोपी पर जाएगा, फिर लीव्स की मदद से धीरे धीरे बहता हुआ सॉइल तक जाता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर टेबल बाय हार्वेस्टिंग द रेन वाटर। ये ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्टिंग क्या होती है आपको बताया था अपन ने,
कि अगर आप अपने घरों में इस तरह से रूफ बनाए तो पानी टपकता हुआ धीरे धीरे पाइप के थ्रू आपके नीचे ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे तो नेचुरली हार्वेस्टिंग हो रही है। जो आपके पेड़ हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, जो हैवी पानी आ रहा है उसको धीरे धीरे अपने लीव्स के फॉर्म में नीचे तक पहुँचा रहे हैं अपने स्टेम से होते हुए। तो इस तरह से ये वाटर टेबल को भी मेंटेन करता है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। ओके, सो ये हमने कंप्लीट किया किसका, चैप्टर नंबर 17 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। वेल, अगर आपको इन सॉल्यूशन को करते हुए कोई टॉपिक है जो आपसे मिस हो गया है तो आप उसको हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो कहाँ से मिलेगा, वेल वो आपको मिलेगा www.magnetbrain.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में आप अपनी क्लास सेलेक्ट करें। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। हमारे पास साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं, सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज इस तरह से वीडियोस दिखना चालू हो जाएंगे जिसमें उसके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। जिस भी टॉपिक पर क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, उसे समझिए और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत जो भी वीडियो है वो अवेलेबल हो जाए। ओके, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी और क्लास में भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस है फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स और रहिए हेल्दी एंड हैप्पी। हम मिलेंगे आपको हमारी अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच।